श्री रितेश पांडे। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आपने मुझे यहाँ बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के विचारों को साझा करने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कृषि क्षेत्र में क्रांति के उद्देश्य से सरकार ने यह 2 ऑर्डिनेंसेस लागू किए हैं। किसानों के हित की बात करने वाली यह सरकार कहीं ना कहीं अपनी पूंजीवादी विचारधारा से ऊपर नहीं उठ पा रही है। इन तीनों अध्यादेशों को लेकर पूरे देश में जनाक्रोश उठ रखा है और यदि कोरोना का कवच न होता तो यह जनाक्रोश दिल्ली की रोडों पे जरूर आया होता। मैं आज इस बिल के 4 मुद्दों पर अपने विचार इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहला मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य का है, जिसे बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने उठाया है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार का चुनावी वादा रहा है कि किसान की आय को दोगुनी किया जाएगा और उसी फॉर्मूले से अगर हम चलें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी दोगुना होना चाहिए। लेकिन इन अध्यादेशों को लाकर सरकार ने छोटे और सीमांत किसान, जो कि इस देश की कुल किसानों की जनसंख्या का 86% है, उन लोगों को पूरी तरह से कोऑपरेटिव और धन्ना सेठों के रहमो करम पे छोड़ दिया है। और इन छोटे और सीमांत किसानों में दलित, आदिवासी, ओबीसी और अपर कास्ट के भी गरीब समाज के लोग हैं जो छोटी खेती में काम करते हैं। फार्मर्स एम्पावरमेंट अध्यादेश के धारा 5 के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य को निष्प्रभावी किया जा रहा है, जो कि किसानों के साथ घोर अन्याय है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, एमएसपी किसान के उत्पादन का एक सम्मानजनक न्यूनतम मूल्य स्थापित करता है और इसी मूल्य के ऊपर किसान और लोगों से मोल तोल करने का काम करता है। एमएसपी को कमजोर करना किसान की आमदनी की नींव को हिलाने के बराबर है। मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि यह अध्यादेश देश के संघीय ढांचे पर एक चुनौती देता है। हालांकि स्टेट लिस्ट के प्रवेश 14 के अनुसार कृषि एक राज्य का विषय है। इन अध्यादेशों को लाकर यह साफ होता है कि कंकरेंट लिस्ट के प्रवेश 33 का शोषण करके केंद्र सरकार राज्यों की संप्रभुता को चुनौती दे रही है। फार्मर्स एम्पावरमेंट बिल के धारा 7 और फार्मर्स प्रोड्यूस बिल के धारा 6 और एवं धारा 14 के अनुसार राज्य के सभी कायदे कानून इन विधेयकों के सामने निष्क्रिय हो जाते हैं, जो कि राज्य के राजस्व संग्रह के स्रोतों को भी खत्म करता है। अभी एक सदस्य आदरणीय बिट्टू जी बता रहे थे कि किस तरह से एक बड़ा टैक्स का रेवेन्यू जो है वो कम किया जा रहा है। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, इससे यह लगता है कि अब राज्य सरकारें भी अपने किसानों को धन्ना सेठों के सामने कोई सुरक्षा नहीं दे पाएंगी। मेरा तीसरा बिंदु है कृषि क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप। 2016 में किसान मित्रों से एक वादा किया गया था कि 2022 में उनकी आय दोगुनी की जाएगी। फिर 4 साल बाद हाल में ही जुलाई 2020 में देश के सर्वोच्च नेतृत्व ने अमेरिकी निवेशकों के सामने को विश्वास दिलाते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में हो रहे ऐतिहासिक बदलाव, अर्थात ये जो 3 ऑर्डिनेंसेस आए हैं, कृषि क्षेत्र के उत्पादन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए असीम अवसर पैदा किए जाएंगे। यहां यह प्रश्न उठता है मान्यवर, आखिर सरकार किसके साथ खड़े दिखना चाहती है? विदेशी उपनिवेशकों के साथ, धन्ना सेठों के साथ, अडानी अंबानी के साथ, या उन किसान मित्रों के साथ जिनकी आय दोगुनी करने का वादा किया गया था? मैं इन मुद्दे पर माननीय कृषि मंत्री से इस पर जरूर स्पष्टीकरण चाहूंगा। यहां यह भी स्पष्ट करना है कि सन 1995 में स्थापित वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पश्चिमी हितों के लिए, खासकर अमेरिकी हितों के लिए कार्यरत रहती है, निरंतर 25 सालों से
निरंतर 25 सालों से भारत पर अपनी किसान समर्थित नीतियों को त्याग करने का दबाव बना रहा है, ताकि पश्चिमी उपनिवेश भारत में आ सके और यहां के गरीब किसानों का फायदा उठा सके। आज ऐसा लगता है कि 25 साल बाद WTO के दबाव के सामने सरकार नतमस्तक हो गई है। सरकार को अपने ही आंकड़ों के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग केवल और केवल नगदी फसलों को प्रोत्साहन देती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैश क्रॉप को ही प्रोत्साहन देती है। जैसा कि पंजाब में माल्टिंग बाले के बारे में है, गुजरात और मध्य प्रदेश में 2 मिनट्स सर, आई फिनिश। गुजरात और मध्य प्रदेश में और कॉटन है, और उत्तर प्रदेश में यूकलिप्टस। प्लीज कंक्लूड। या जस्ट गिव मी 1 मिनट सर। नगदी फसलों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग द्वारा प्रोत्साहन मिलने से देश की सॉइल क्वालिटी और बायोडायवर्सिटी पर भी खासा असर पड़ेगा। जैसा कि मेरे क्षेत्र, और इस पे ध्यान दिया जाए अध्यक्ष आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर में यूकलिप्टस की खेती में पाया गया है। यह पेड़ एक तो मिट्टी की उर्वरकता को नष्ट करता है, और एक तरफ पेड़ प्रतिदिन 10 लीटर से अधिक पानी पीता है। तो आप सोचिए माननीय अधिष्ठाता महोदय कि 100 पेड़, आई एम जस्ट फिनिशिंग सर, मे बी अ मिनट मोर, just a minute more. Yeah, I've given you more. Sir, time. give me a minute more. Just please conclude. Enough, please conclude. So, यूकलिप्टस की खेती इतना ज्यादा पानी पी जाता है कि 100 ट्री, 100 पेड़ 1 टन से ज्यादा पानी पीते हैं। मान्यवर, इससे और अब इस पेड़, और इससे हमने ये भी देखा है कि यूकलिप्टस की खेती एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में आई थी, और इस कदर फैली कि आज की स्थिति में यूकलिप्टस के दाम भी नहीं है, और किसानों के खेतों की उर्वरकता शक्ति भी कम हो रही है, और उनके जो है पैसे भी कम हो गए हैं। मैं आखिरी में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी का यह मानना है कि भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह देश के किसानों को धन्ना सेठों से और कॉन्ट्रैक्टरों से सुरक्षित रखे। इसलिए अत्यंत ही जरूरी है कि देश के किसानों द्वारा इन अध्यादेशों के खिलाफ उठाई जा रही आवाज को संज्ञान में लेकर किसानों के हितों में बिलों में बदलाव लाने का काम किया जाए। आखिरकार सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि अन्नदाता ही सबसे बड़ा मतदाता है। धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। श्री अरविंद सावंत जी।